Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of May 2020. तो 29 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द 10th पोर्टल दे कैन जॉइन अस बाय द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. जिनको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है वो नीचे लिंक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. So these are the things which need to be said in the start of the video. Let's start with the questions first now. पहला क्वेश्चन है, Galapagos Island sometimes seen in news recently are a part of which of the following countries. तो Galapagos Island इनमें से किस कंट्री का पार्ट है? ओके, ओशन में आपको बता दूंगा, लेकिन कंट्री का पार्ट कौन सा है आपको बताना. ऑप्शन आर ए USA, बी कोलंबिया, सी इक्वाडोर या डी नन ऑफ द अबव. So think of the answer and now let me tell you the answer. Answer for this will be C, Ecuador. Ecuador का पार्ट है Galapagos, so C will be the answer. सेकेंड है, थोरूरू स्टाइल ऑफ वुड क्राफ्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. तो थोरूरू स्टाइल ऑफ वुड क्राफ्टिंग इनमें से कौन सा स्टेट में प्रैक्टिस की जाता है? ऑप्शन आर ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी आंध्र प्रदेश. आंसर फॉर दिस विल बी डी आंध्र प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स थे, आपको बताने इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्ट्रेट लोकेटेड बिटवीन यमन एंड जिबूती. सेकंड कह रहा है इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ. ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत, तो एक एक करके बताता हूँ. लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट इज लोकेटेड बिटवीन यमन एंड जिबूती. ये गलत है क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब है. ओके, तो स्ट्रेट ऑफ बाबिल मंडेब जो है दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन यमन एंड जिबूती. सेकंड जो क्वेश्चन स्टेटमेंट था इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान विद द पर्शियन गल्फ, तो ये स्टेटमेंट सही है. सो आंसर विल बी बी, 2 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स was published by which of the following organizations. इनमें से किसके द्वारा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला जाता है? ऑप्शंस आर ए UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, सी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स या डी नन ऑफ द अबव. सो आंसर फॉर दिस विल बी सी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज दीपोर व्हील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट दीपोर व्हील लोकेटेड? ऑप्शंस आर ए मेघालय, बी असम, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश. तो दीपोर व्हील जो है एक रामसर साइट है. रामसर आप सबको पता होना चाहिए कि वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था रामसर में 1971 में. रामसर कहाँ पर है? रामसर इज अ सिटी इन ईरान. ईरान में जगह है. वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था 1971 में और ये ईरान में है, ठीक है ना. सो दीपोर व्हील जो है वो आपका असम में लोकेटेड है. बी विल बी द आंसर फॉर दिस. तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको समझ में आया होगा, है ना. सो लेट्स सी द न्यूज़ एनालिसिस, जो कि फैक्चुअल न्यूज़ है, जो दूसरे अदर सोर्सेज से हैं अदर देन हिंदू, जो कि हिंदू में नहीं मेंशन रहते, उनसे देख लेते. तो सबसे पहले NDB आया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक आया था. तो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के कोऑपरेशन से बना था. ब्रिक्स कंट्रीज़ में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आती हैं. तो 6th ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टलेजा में. फोर्टलेजा इज़ इन ब्राज़ील 2014 में. तब जाके इसके बारे में बात की गई और 2015 में फॉर्मली न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया. पर्पज है टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एज वेल एज इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिक्स नेशन में, कई बार यूपीएससी क्या करेगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि इसका पर्पज है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ओनली ब्रिक्स कंट्रीज. तो ऐसा नहीं है. ब्रिक्स प्लस इमर्जिंग इकोनॉमीज प्लस डेवलपिंग कंट्रीज. हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है एंड कैपिटल जो है इसकी वो इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल है $100 बिलियन. इसकी जो वोटिंग पावर्स हैं, द वोटिंग पावर्स ऑफ ईच मेंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द बैंक. ओके, तो याद रखिएगा द वोटिंग पावर ऑफ ईच मेंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड शेयर्स. तो जितना आपका शेयर रहेगा उतना आपका वोटिंग पावर रहेगा, ठीक है ना. स्टेट हेल्थ रजिस्टर टू बी लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट. तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अपने तरह का पहला इनिशिएटिव कि कर्नाटका स्टेट ने लॉन्च किया है स्टेट हेल्थ रजिस्टर. स्टेट हेल्थ रजिस्टर, तो आपको अगर पूछे कोई कि स्टेट हेल्थ रजिस्टर किसने लॉन्च किया तो कर्नाटका लॉन्च करने वाला है, ठीक है ना. लास्ट जो न्यूज़ यहाँ पे है वो है NPCI लॉन्च्ड पाई. ओके, तो पाई नाम का एक जो वर्चुअल असिस्टेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट, वो लॉन्च किया है NPCI ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने ये पाई लॉन्च किया है. NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक चैटबॉट है, बेसिकली चैटबॉट टाइप की चीज़ है, जो जैसे आपने कभी वेबसाइट्स में जाते हैं तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक एक चैट शुरू हो जाती है ना, एक ऑटोमेटिक
चैट शुरू होती है वो आपको रिप्लाई करने लगती है ना, तो वो चैटबॉट कहलाता है। तो ये एक तरीके से वर्चुअल असिस्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, एनपीसीआई का है। एंड दिस चैटबॉट एम्स टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडिया। ओके, इट कैन बी एक्सेस्ड 24/7। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनपीसीआई प्रोडक्ट्स। तो अगर आप जाएंगे तो ये जो पाई है ये आपको एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज इट फ्रॉम दिस पार्ट, जो कि फैक्चुअल न्यूज एनालिसिस पार्ट था। तो वहाँ से ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देखते हैं, वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व द एलएसी इशू पीसफुली। ओके, ये पहली न्यूज़ है। यहाँ पे आप सबको पता है कि एलएसी का इशू क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इशू चल रहा है वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। ओके, अब सबसे पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन। जैसे अगर अपन ये इंडिया का मैप देखते हैं, इस तरीके से ये आता है, ये आपका इंडिया का जो बेसिक पोर्शन जहाँ चाइना का बॉर्डर आएगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है और ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन तीन पार्ट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिवाइडेड है। ये जो पार्ट है जो लद्दाख पैंगोंग वाले रीजन से लोकेटेड है, ये जो कहलाता है ये आपका वेस्टर्न बॉर्डर कहलाता है, वेस्टर्न बॉर्डर कहलाता है। ये आपका मिडिल बॉर्डर कहलाता है या मिडिल सेक्टर कहलाता है, और ये आपका ईस्टर्न बॉर्डर कहलाता है जो अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम के बाद वाले रीजन से है, ठीक है ना। तो जो मेजर स्क्रिमिशेस या लड़ाई झगड़ा होता है वो आपका ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में होता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में आपका पैंगोंग सो लेक के थ्रू होता है, पैंगोंग सो जो लेक एरिया है। दूसरा आपका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में नाकुला इज इन सिक्किम। यहाँ पेंगोंग है, गलवन वैली भी है, गलवन वैली भी है, और देमचोक, गलवन वैली और पैंगोंग सो ये आपका वेस्टर्न पार्ट में है, और ईस्टर्न पार्ट में आपका नाकुला जो कि सिक्किम में लोकेटेड है वहाँ पर। तो ये कुछ जो है बॉर्डर में इशूज़ यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये थोड़ा बहुत छीना झपटी इनकी चलती रहती है। आज मैं आपको बताऊँगा कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करेंगे, इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिप्लोमेटिकली। तो इंडिया और चाइना ने 1993 से 2013 तक 5 एग्रीमेंट साइन किए थे। ओके, 5 एग्रीमेंट साइन किए थे ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। ओके, इंडिया और चाइना ने 1993 से 2013 तक 5 एग्रीमेंट साइन किए थे। तो ये हिंदू ने तो क्या किया कि सर 5 एग्रीमेंट्स का नाम भी नहीं बताया, तो अपन एटलीस्ट नाम तो जानते ही रहें। अगर कभी आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी होगी तो आपको इन एग्रीमेंट्स के नाम जरूर लिखने हैं। अगर आप नाम लिख देंगे तो आपको दैट विल बी ए वेरी इफेक्टिव थिंग। ओके, तो आंसर राइटिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो ईयर लिख के गलत दे सकता है, तो इसके लिए भी अपन को प्रीलिम्स के लिए भी तैयार रहना है। तो 5 एग्रीमेंट थे जो कि इंडिया और चाइना ने 1993 से 2013 तक साइन किए थे। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख लीजिए, वो जो नाम है वो ये है द पैक्ट्स बिटवीन 1993 से 2013 तक। वो पहला है द पैक्ट्स आर 1993 एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज, ये है। दूसरा है द 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द LAC। तीसरा है द 2005 प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द LAC। चौथा है द 2012 एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। पांचवा है द 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये 5 है, फिर से रिपीट कर दूंगा। 1993 एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दूसरा है 1996 एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द LAC। तीसरा है 2005 प्रोटोकॉल ऑन मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द LAC। चौथा है 2012 एग्रीमेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। एंड पांचवा है 2013 का 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 5 एग्रीमेंट्स विच वर सेटअप बिटवीन 1993 एंड 2013, जिनके थ्रू इंडिया और चाइना जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या कहना चाहिए कि बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का प्रयास करते रहते हैं डिप्लोमेटिकली थ्रू प्रॉपर चैनल्स। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई कि हम बिना लड़ाई झगड़ा के प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अपन ये चीज़ करेंगे, ठीक है ना। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जोजिला पास कहाँ लोकेटेड है, जोजिला पास एंड द्रास एरिया। ओके, द्रास क्यों फेमस है आपको ये भी बताना है। जोजिला पास एंड द्रास के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि क्यों जोजिला पास, कहाँ जोजिला पास लोकेटेड है एंड व्हाई द्रास इज इंपॉर्टेंट, द्रास कहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना।
जो दूसरा न्यूज़ है वो है डोंट चार्ज माइग्रेंट्स बस और ट्रेन फेयर सेज द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट अचानक से जैसे जगी फॉर द माइग्रेंट क्राइसिस, तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ माइग्रेंट ट्रांसफर, जो माइग्रेंट्स हैं जहाँ जाना चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करने का काम किया जाए। अब उन्होंने कुछ उसके वो भी बोले हैं कि ड्यूरिंग द जर्नी द रेलवेज वुड बी इन चार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मील्स। तो जर्नी के दौरान तो रेलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा, स्टार्टिंग के टाइम पे जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर प्रॉपर शेल्टर एंड फूड टू टेक केयर ऑफ देम ऑफ दीज माइग्रेंट्स, जो स्टार्टिंग वाले हैं। ओके, जब जहाँ पे वो पहुँच जाएंगे, जिस स्टेट में पहुँचेंगे, तो जो रिसीविंग स्टेट रहेगा देन दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, हेल्थ स्क्रीनिंग, अदर फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द कोर्ट ऑर्डर स्टेट्स टू सेटअप हेल्प कियोस्क, तो उन्होंने कहा कि आप हेल्प कियोस्क सेटअप करो और इनकी मदद से जैसे जो ये जा रहे हैं तो जाने वाला स्टेट ड्यूरिंग द जर्नी रेलवेज एंड व्हेन वो जब पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन में, तो फिर जो डेस्टिनेशन स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि सारी जो फैसिलिटीज़ है वो इनको एक एक करके प्रोवाइड की जाए, है ना। तो दैट विल बी इट फ्रॉम द फ्रंट पेज। आगे मूव करेंगे। मैं आपको कल मैप बताना भूल गया था, सो लेट्स सी दैट मैप एज वेल। कल का मैप आज देख लेते हैं, चलो, है ना। मैप तो मैप है, तो कल मैं आपको वैसे पैसिफिक के आइलैंड्स बताने वाला था। पैसिफिक के आइलैंड्स, तो जो पैसिफिक के आइलैंड्स वो मेजर 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली चीज़, वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। जो पहला रीजन है वो है माइक्रोनेशिया, दूसरा है मेलानेशिया एंड तीसरा है पॉलिनेशिया। ओके, तो याद रखना है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, ये आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना। अब देखो माइक्रोनेशिया में जो आते हैं वो आपका मैरियाना आइलैंड हो गया, कैरोलिन आइलैंड हो गया, मार्शल आइलैंड हो गया, किरिबाती हो गया, ये आपका माइक्रोनेशिया के पार्ट्स हैं। याद रखना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि किरिबाती इनमें से किसका पार्ट है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया का, कैरोलिन आइलैंड किसका पार्ट है, मार्शल आइलैंड किसका पार्ट है, मैरियाना आइलैंड किसका पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, जैसे कि पापा न्यू गिनी हो गया। पापा न्यू गिनी कौन से रीजन में आता है आपका? पापा न्यू गिनी जो आता है वो मेलानेशिया वाले रीजन में आता है। ये देखो मेलानेशिया वाले रीजन में आता है, तो इसको याद रखेंगे। सोलोमन आइलैंड हो गया, सेंटा क्रूज हो गया, यनुवातु, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, यनुवातु भी आ चुका है। फिर आपका फिजी हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया, ये आपका मेलानेशिया वाला पार्ट है, ठीक है ना। पॉलिनेशिया में आपका हवाई आता है। पॉलिनेशिया में हवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हवाई आप सबको पता है कि हवाई इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक का बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप है, तो हवाई हो गया आपका। देन तुवालू भी न्यूज़ में था, तुवालू आइलैंड न्यूज़ में था। समोआ, कुक आइलैंड जो हो गया आपका। फिर आपका इधर ये जो पार्ट्स हैं ये आपके पॉलिनेशिया के पार्ट। इधर न्यूजीलैंड वाला जो रीजन है ये भी आपका पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया को याद रखना है। फिर से अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। माइक्रोनेशिया में आपका मैरियाना आइलैंड, कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड और किरिबाती आ गया। आपका जो मेलानेशिया वाला पार्ट ये माइक्रोनेशिया में था। मेलानेशिया में आपका बिस्मार्क आर्किपेलागो, सोलोमन आइलैंड, सेंटा क्रूज, वनुआतु, फिजी, न्यू कैलेडोनिया आ गया। पॉलिनेशिया में आपका हवाई आ गया, न्यूजीलैंड वाला पार्ट आ गया, टोंगा आ गया, तुवालू हो गया, समोआ, कुक आइलैंड हो गया, एंड इसके अलावा टुआमोटू आर्किपेलागो हो गया, मार्कीज आइलैंड हो गया। तो बेसिकली इससे आपको ये भी याद रहता है कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक में रहते हैं। तो पैसिफिक का आइलैंड भी कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पैसिफिक का आइलैंड नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको ये जो मैप है काम करेगा। तो दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप वर्क एज वेल। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ आइटम की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। सो नाउ यू कैन मूव विद मी एज वेल। आप भी मेरे साथ मूव कर जाइए, हम जल्दी से इसको ख़त्म कर लेंगे। आज आर्टिकल भी आज 2 ही डिस्कस करने हैं। तो पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। ओके, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जो कि राकेश सूद द्वारा लिखित है। आप सब ने राज्यसभा टीवी देखा होगा, उसमें राकेश सूद बिग पिक्चर में आते रहते हैं, तो आप उनको जानते होंगे। देखते हैं क्या उन्होंने बोला है। सबसे पहला उन्होंने बोला कि अभी जो इमीडिएट थ्रेट है इंडिया नेपाल रिलेशंस का वो है काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट जो है वो इमीडिएट थ्रेट है। अब काला पानी डिस्प्यूट के बारे में मैंने याद करो आपको क्या बताया था कि काला पानी डिस्प्यूट में जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो ये है कि काली रिवर का ओरिजिन क्या है। अगर आप काली रिवर का ओरिजिन बता दो तो आप ये बता सकते हो कि डिस्प्यूट क्या है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कहाँ पर कौन सही कौन गलत है, ठीक है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपका
काला पानी रीजन है, इट्स अ पैच ऑफ लैंड नियर द इंडिया नेपाल बॉर्डर। काला पानी रीजन जो है इंडिया नेपाल बॉर्डर में है एंड इट इज क्लोज टू लिपुलेख पास ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर। ये इंडिया चाइना बॉर्डर में लिपुलेख पास के पास है, आसपास ही है, ठीक है ना। विच इज वन ऑफ द अप्रूव्ड पॉइंट्स फॉर द बॉर्डर ट्रेड, ये अप्रूव्ड पॉइंट है फॉर द बॉर्डर ट्रेड एंड इट इज वन ऑफ द अप्रूव्ड रूट्स फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा इन तिब्बत। ओके, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का और अप्रूव्ड ट्रेड रूट भी है आपका इंडिया और चाइना के बीच में। ये एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इनको साइन किया गया था, ठीक है ना। अब ऑथर ने कहा कि काला पानी का जो मेजर डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट अराइज होता है काली रिवर के बाउंड्री से। ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट रिलेट्स टू द ओरिजिन ऑफ काली। देखो मैंने बिल्कुल आपको एग्जैक्टली इसलिए बोला था कि आप अगर सिंप्लीफाइड टर्म से समझोगे तभी आपको डिस्प्यूट समझ में आएगा, अदरवाइज आप यही देखते रहोगे कौन सा बॉर्डर कहाँ लाई करता है। ऐसा नहीं, आपको जब आंसर राइटिंग करनी तो बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है, वहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना कि दारा चूल्हा लिम्पिया धूरा ये सब लिखते रहो, सामने पढ़ने वाला कन्फ्यूज है कि क्या दारा चूल्हा क्या ये वो है ना। आपको सिंपल से बात बतानी है कि 1816 की 1816 की ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, जिसमें कहा गया कि ईस्ट ऑफ द टेरिटरीज जितनी भी हैं वो आपकी ईस्ट ऑफ काली रिवर जो है वो नेपाल का है, वेस्ट ऑफ काली रिवर जो आपका है वो नेपाल का नहीं है। ये 1816 की सुगौली ट्रीटी कहती है। अब डिस्प्यूट है कि क्या इसका जो काली रिवर है उसका ओरिजिन क्या काला पानी में है या उसका ओरिजिन लिम्पियाधुरा में है। अगर लिम्पियाधुरा में है तो नेपाल सही है, और अगर लिम्पियाधुरा में ना हो कि काला पानी में है तो फिर इंडिया सही है। ओके, जो अर्ली ब्रिटिश सर्वेस थे, जो पहले के ब्रिटिश सर्वे मैप्स थे, दे आइडेंटिफाइड द नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीम कुटी यांगटी। ओके, तो कुटी यांगटी करके एक नॉर्थ वेस्ट स्ट्रीम थी जो कि लिम्पियाधुरा से निकलती थी एज इट्स ओरिजिन। ओके, तो वो लिम्पियाधुरा से निकलती थी पहले 1857 के पहले तक, बट 1857 में इसको चेंज कर दिया गया और लिपुगढ़ में इसका कर दिया गया, लिपुगढ़ है ना, और 1879 में पंखागढ़ कर दिया गया। 1857 में इसका जो अलाइनमेंट था वो लिपुगढ़ में कर दिया गया और 1879 में पंखागढ़ में कर दिया गया। अब पंखागढ़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्ट्रीम है, दस डिफाइनिंग द ओरिजिन जस्ट बिलो द काला पानी। तो जब 1879 में पंखागढ़ में आ गया फ्रॉम द कुटी यांगटी लिम्पियाधुरा वाला रीजन था पहले, वहाँ की रिवर थी, और ये जो स्ट्रीम है पंखागढ़ वाली वो आपके जस्ट काला पानी के नीचे की आ गई। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन अब काला पानी हो गया। नेपाल ने इस चेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया, तब इस चेंज को नेपाल ने एक्सेप्ट भी किया था, और इस कारण से इंडिया नेपाल जो इंडिया है उसने 1947 में काला पानी को अपने अंदर का मतलब जो बॉर्डर था फिर उसके अकॉर्डिंग हो गया और काला पानी फिर इंडिया के रीजन में आ गया। ओके, इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ, आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले 1953 में इंडिया चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें उन्होंने जो लिपुलेख पास वाला रीजन है उसको पिलग्रिम्स के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, बॉर्डर ट्रेड के लिए एक्सेप्ट भी किया था, ठीक है ना। और तब भी नेपाल को कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ से। फिर हुआ ये कि 1996 में ट्रीटी ऑफ महाकाली साइन की गई। ओके, तो 1996 में ही ट्रीटी ऑफ महाकाली, और काली रिवर को ही महाकाली भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा डाउनस्ट्रीम आप जाओगे तो शारदा भी कहा जाता है उसको। तो ट्रीटी ऑफ महाकाली जब साइन होती है तो फिर अचानक से वहाँ पे पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ हाइडल प्रोजेक्ट था वहाँ, उस कारण से फिर से ओरिजिन का डिस्प्यूट शुरू होता है, और 1997 में फिर ये डिस्प्यूट नेपाल ने फिर राइज कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब जो चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट की थी बाद में उसी को उन्होंने अगेन राइज कर दिया। एंड इसका जो मैटर था ये ऑलरेडी किसके पास था, जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी थी जो कि 1981 में बनी थी। 1981 में जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी बनी थी 1981 में, उसके पास ये मैटर चला गया, ठीक है ना। एंड द कमिटी क्लैरिफाइड 90% ऑफ द बाउंड्री लीविंग बिहाइंड 2 अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। जो आपका काला पानी और सुस्ता वाला जो रीजन है तराई में, उनको छोड़ दिया। इसके अलावा वो बाकी 1981 की जो कमिटी थी उसने 98% बॉर्डर को तो बोला सही है, बस 2% का जो रीजन था काला पानी का और सुस्ता वाला उसको उसने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब अभी क्या हुआ बेसिकली, जो अभी रोड बनाई गई है, पहले तो क्या हुआ कि 2009 में इसमें 80 किलोमीटर का ट्रैक बना दिया गया। द प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट द 80 किलोमीटर ट्रैक जो था घाटी बागर टू लिपुलेक। ओके, घाटी बागर से लिपुलेक तक 80 किलोमीटर का ट्रैक था जिसको कि हार्ड टॉप रोड में कन्वर्ट करना था। 2009 में नेपाल ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बाद में उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया जब सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप बना दिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको मैप बनाया तो उसको फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट करने लगे। अब इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न ऑथर देते हैं, ऑथर ने रीज़न दिया है ये दिया है कि जो मिस्टर ओली हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो न्यू प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ गारंटीड 2-year पीरियड ड्यूरिंग विच नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट गारंटीड। ओके, इनकी पोजीशन वीकेंड थी और
पहले तो इनको जो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन था वो 2 साल का गारंटीड टेन्योर देता है कि जो उसको लेकिन वो पीरियड भी अभी एंड हो गया है और उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उनका जो परफॉर्मेंस है केपी ओली का, वो अच्छा है नहीं, दैट इज़ नॉट वेरी गुड। तो वो अपना जो उनका जो पॉलिटिकल फेलियर था इन द नेपाल, उसको छुपाने के लिए इस मैटर को बढ़ा रहे हैं बेसिकली। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि कोविड-19 की जो पैंडमिक हैंडलिंग थी वो भी उन्होंने अच्छी नहीं की। ओके, तो इस कारण से भी एक जो रीज़न था कि केपी ओली इसको छुपाने के लिए बेसिकली काला पानी के डिस्प्यूट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। देन पहले जो चीज़ आप अलाउ, मतलब पहले जो चीज़ आपने अलाउ कर दी उसको बाद में आप रोकने लगे, तो ऑल दीज थिंग्स रिफर टू व्हाट, कि उनका जो इनएप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, ये कहना चाहिए उनका जो फेलियर था इन द एडमिनिस्ट्रेशन, उसको छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह की चीज़ें की है, ठीक है ना। Mr. Oli donned the nationalistic sentiments or nationalistic mantle vowing to restore the Nepali territory and marked a new low in the anti-Indian rhetoric by talking about the Indian virus being more lethal than the Chinese or Italian virus। तो ये चीज़ जो टर्म यूज़ किया है केपी ओली ने कि इंडियन वायरस बीइंग मोर लीथल देन चाइनीज़ और इटालियन वायरस, तो ये बहुत बड़ा टर्म है जो कि नेपाल ने यूज़ किया है और नेपाल को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ओके, आप कुछ भी नहीं बोल सकते इतने बड़े अरीना में खड़े होकर इंडिया जैसे कंट्री के बारे में जिसने हर समय पर आपकी मदद की है, और आप उसी के बारे में बोल रहे हो कि द वायरस, इंडियन वायरस इज मोर थ्रेटनिंग दैन द चाइनीज़ और द नेपाली चाइनीज़ और द इटालियन वायरस, है ना। तो अब ये चीज़ का बदला तो ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि लेट्स सी कि इंडिया क्या करता है, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली इसको हैंडल करता है, क्या करता है। ओके, क्योंकि कुछ भी आप अगर सुनते रहेंगे तब तो हो चुका कल्याण आपका, है ना। It is hardly surprising that the 1950 Treaty of Peace and Friendship, which was sought by the Nepali authorities in 1949 to continue the special links it had with the British India and provides for an open border and right to work for Nepali nationalists, is viewed as a sign of an unequal relationship and an Indian imposition। अब हुआ क्या कि एक ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई थी 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में। वो नेपाल ने खुद बोली थी कि आप हमारे साथ करो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ताकि उनका जो रिलेशन स्पेशल लिंक है इंडिया के साथ वो बना रहे, और ब्रिटिश के साथ भी अपना स्पेशल लिंक्स नहीं तोड़ना चाहते थे। तो इससे हुआ क्या कि ओपन बॉर्डर हो गया, राइट टू वर्क की अपॉर्चुनिटी मिल गई, नेपाल के लोग यहाँ काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज वही नेपाल इस ट्रीटी को भी बोलता है कि इंडियन इम्पोजिशन है, बिग ब्रदर टाइप का एटीट्यूड है इंडिया का। ओके, एंड दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच इन द इंटरनेशनल एरिना। आप कुछ भी ऐसे नहीं बोल सकते, एंड दैट इज द थिंग कि आपको अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी वहाँ पे लेनी पड़ेगी। आगे मूव करते हैं, फ्रॉम ए स्टैंड ऑफ टू स्टेलमेट। ये जो आर्टिकल है वो चाइना और इंडिया के बीच का आर्टिकल है, जो कि अभी LAC यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे जो इशू हुआ है। इशू कहाँ से शुरू हुआ कि इशू शुरू हुआ दरबुक श्योक DBO रोड जो बनाने लगा, द रोड वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर मोर देन 15 ईयर्स। तो होता क्या है, एज पर द प्रोटोकॉल लोकल कमांडर्स एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। इंडिया और चाइना का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि अगर इंडिया की तरफ से किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाइना को किसी को प्रॉब्लम है इंडिया की तरफ से, तो इंडिया यहाँ का कमांडर कॉन्टैक्ट करेगा, और अगर इनको कोई प्रॉब्लम तो यहाँ का कमांडर इनसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो दरबुक श्योक DBO रोड है ये 15 साल से कंस्ट्रक्शन भी थी, तब चाइना की तरफ से कोई भी इस तरीके का कमांडर के थ्रू या कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया। अगर हम देखें, चाइना हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ चेंजिंग लाइन्स। ओके, कैसे, अगर आप देखो कि 1962 में वो वॉर में था। ओके, देन 2002 में हमने व्हेन मैप्स वर एक्सचेंज ड्यूरिंग द एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग, चाइना शोड अ क्लेम लाइन इन द वेस्टर्न सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में उन्होंने क्लेम किया। तो इनका मैप की लाइंस भी हर साल बिल्कुल इनके ज़ुबान की तरह बदलती रहती है। ओके, ये अपनी लाइंस चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर इनका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, स्पेशली जब अभी हमने देखा रिसेंटली देप्सांग वाला जो रीजन है, लद्दाख सेक्टर में जो रीजन है, सिक्किम का जो पार्ट है, 2017 में चाइना वांटेड टू यूनिलैटरली चेंज द बाउंड्री एंड ट्राई जंक्शन विद भूटान एंड इंडिया, जो डोकलाम इशू आया 2017 में। ये तो ये कुछ इवेंट्स है जब ये दिखाते हैं कि चाइना जो रहा है वो अपने इंटीग्रिटी के साथ नहीं रहा है, और चाइना ने कई बार ऐसी कोशिश की कि सामने वाले का जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई किया जाए, अपने एरिया में इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना। एट द सेम टाइम बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड। वहीं पे चाइना क्या करता है, डबल गेम खेलता है। एक तरीके से तो ये सारी चीज़ें करता है, वहीं पे दूसरी तरीके से बायलैटरल मिलिट्री रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलिंग होती है वो इम्प्रूव कर दिया, डिफेंस डायलॉग बढ़ा दिए, एंड इसके अलावा जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, जॉइंट ट्रेनिंग हो गई, ये सारी किया है, ठीक है ना। और इनके ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। आगे देखते हैं
यहाँ पे वही जो एग्रीमेंट मैंने बताया था ना कि 1993 से 2013 तक कुछ 5 एग्रीमेंट हुए हैं, तो जो बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है 1993 का, इट हैज हेल्प्ड लिमिट द नंबर ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉयड नियर द एलएसी बाय बोथ द साइड्स। इसने क्या किया था कि जो दोनों कंट्रीज एलएसी के पास अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रही थी, उनके नंबर्स एटलीस्ट लिमिटेड हो गए। ओके, और म्यूचुअल सेल्फ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए इस 1993 के जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट है, कहता है कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रूप्स होंगी दोनों साइड के बॉर्डर के, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेजर जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म क्या था कि एक कमांडर दूसरे कमांडर को फोन करता है, बट होता क्या है, होता ये है कि कई बार हमने देखा है कि जब स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आई है तो ये रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। द कमांडर स्टॉप्स रिप्लाइंग एंड वो हॉटलाइंस में आंसर करना ही बंद कर देते हैं। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि व्हेन जी जिनपिंग वॉज विजिटिंग इंडिया, उस समय क्या हुआ कि उन्होंने लद्दाख वाले रीजन में एंट्री कर दी थी। याद करिए, जब उनके प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आए, जी जिनपिंग आए यहाँ पे चाइना से इंडिया, उसी समय उनके चाइनीज़ कमांडर जब यहाँ पे आए तो वहाँ पे बॉर्डर एरिया में घुस गए थे, लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पे, और उस समय चाइनीज़ कमांडर स्टॉप्ड रिप्लाइंग एट द हॉटलाइन, वो उन्होंने आंसर करना ही बंद कर दिया। ओके, एंड अब देखो ये बात है कि इंडिया भी उतना ही बड़ा पावर है, आप बहुत कम पावर नहीं है, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है और इंडिया के पास भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो चाइना को रेजिस्ट कर सकता है। आज के टाइम पे बॉर्डर पे वो चाइना को रेजिस्ट कर सकता है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो कंडीशन है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हो तो ये स्टेलमेट की कंडीशन बन जाएगी, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, पीसफुली इसको मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करो। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी एज वेल, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। अपन इस पेज पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे स्क्रैपिंग ऑफ आरबीआई बॉन्ड्स अ ब्लो टू द पीपल सेज चिदम्बरम। अब क्या हुआ है, फिर रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने या गवर्नमेंट ने कहना चाहिए कि डिसीजन लिया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स आते थे। ओके, रिजर्व ऑफ इंडिया के कुछ सेविंग्स बॉन्ड थे जिनको 7.75% सेविंग्स बॉन्ड कहा जाता है। 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 के हैं ये, इनको आरबीआई बॉन्ड कहा जाता है या गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो इनको कहा गया अभी रिसेंटली ऑर्डर से कि दे विल सीज टू एग्जिस्ट cease to be in subscription with effect from the close of banking business from 28th of May 2020। तो 28 मई 2020 से बिल्कुल इनका जो अगला सब्सक्रिप्शन है वो नहीं मिलेगा। 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 कहा जाता है या आरबीआई बॉन्ड्स कहा जाता है या इन्हीं को गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। अब पी चिदम्बरम का ये कहना है कि बेसिकली इट्स अ क्रूअल ब्लो टू द सिटीजन बिकॉज दे हैव अ राइट टू इन्वेस्ट इन दी सेविंग्स, जो कि सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड दे हैव बीन इन प्रैक्टिस सिंस 2003 से ऐसे कुछ सेविंग्स रिस्क फ्री सेविंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि 2003 से प्रैक्टिस में है। तो आप क्यों लोगों से वो रिस्क फ्री सेविंग प्रैक्टिस छीन रहे हो? तो एवरी गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोवाइड इट एटलीस्ट वन सेफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू इट्स सिटीजंस। इट वाज द आरबीआई बॉन्ड सिंस 2003। आरबीआई बॉन्ड 2003 में आए थे, आरबीआई बॉन्ड 2003 में आए थे, 2018 अपन ने पीछे बोला था, 2003 में आए थे आरबीआई बॉन्ड, और तब से ये था बेसिकली। और 7.75% के इनमें बिल्कुल गारंटी रिटर्न्स जो रहते थे, तो आपको ये चीज़ तो प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे इशू है। हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन हरियाणा कोर्ट्स चैलेंज। अब हरियाणा में एक बेसिकली हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 का, जिसने कि ये कहा है कि इसने डिक्लेयर कर दिया कि हिंदी विल बी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2020 कहता है कि हिंदी विल बी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लोअर कोर्ट्स अक्रॉस द स्टेट। अब ऑब्वियस सी बात है, आप अगर हिंदी को सोल लैंग्वेज यूज़ करोगे तो लॉ की जो लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश है। हाई कोर्ट्स में इंग्लिश यूज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश यूज़ होता है, लोअर कोर्ट्स में भी बहुत जगह हिंदी इंग्लिश ही यूज़ होता है। तो वही चीज़ है कि इसको अपोज किया जा रहा है। ओके, इट हैज़ बीन चैलेंज इन द कोर्ट्स नाउ। जो ये डिसीजन है कि इसको चैलेंज किया गया है, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है। चाइना पासेस द कंट्रोवर्शियल हांगकांग लॉ। तो चाइना ने आखिरकार हांगकांग का कंट्रोवर्शियल लॉ पास कर दिया, जो कि उसके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को भी अब मॉनिटर करेगा। ओके, नेशनल सिक्योरिटी लॉ है फॉर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताता हूँ। हांगकांग जो है वो वन नेशन टू सिस्टम के प्रिंसिपल पे काम करता है। वन नेशन टू सिस्टम, वन नेशन टू सिस्टम मतलब कि वो ये मानता है कि ठीक है हम चाइना का हिस्सा हैं, लेकिन अलग अलग सिस्टम रहेगा। जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है वो अलग रहेगा, और ये 1997 से
बेसिकली एक बेसिक लॉ के थ्रू गवर्न हो रहा है। इसको जिस लॉ से हांगकांग को गवर्न किया जाता है उसको बेसिक लॉ बोलते हैं। बेसिक लॉ क्या बोलता है? इट गिव्स द स्पेशल ऑटोनॉमिक रीजन, जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हांगकांग का, उसके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर है। केवल और केवल डिफेंस के जो मैटर्स हैं, केवल और केवल किसके? डिफेंस के जो मैटर्स हैं या फिर केवल और केवल फॉरेन अफेयर्स के जो मैटर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाइना की हैंडल करती है, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के। अदरवाइज जो सार रीजन था, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वहाँ के एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल और आपके लेजिस्लेचर वाले जो डिसीजंस हैं वो वहाँ का बेसिक लॉ के थ्रू ही मॉनिटर किया जाता है, वही लोग लेते थे। बट अभी जो नया लॉ है, इस लॉ को कहा जाता है एनपीसी डिसीजन। इस लॉ का नाम क्या है? एनपीसी डिसीजन ऑन एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए हांगकांग के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के लिए एक प्रॉपर लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश करना, एक प्रॉपर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना, इसी के लिए ये लॉ है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर है वो चाइना की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके पास चली आएगी, और उन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया है बेसिकली इन ऑर्डर टू रूल ओवर द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑल्सो। तो उन्होंने यही कहा है, वो क्या करेंगे, एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे और उसके थ्रू फिर वो मॉनिटर करेंगे। अब ये क्लियर नहीं कि ये इंस्टीट्यूशन कितना पावर रखेगा, क्या वो उसको ओवर पावर कर देगा या क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो ये अभी क्लियर नहीं है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। या एपीआई न्यूज़ में था, पैरासीटामोल एपीआई एक्सपोर्ट्स टू रिज्यूम। एपीआई क्या होता है बेसिकली बताता हूँ। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो पार्ट होता है इस दवाई का, किसी भी दवाई का वो पार्ट जो कि उसको उसका मेडिसिनल इफेक्ट्स देता है, प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो पैरासीटामोल का काम है बुखार उतारना, तो बुखार उतारने वाला जो गुण होगा वो उसका जिस कारण से या जिस एलिमेंट के कारण उसको फीवर उतारने का पावर मिलता है पैरासीटामोल को, वो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है, ठीक है ना। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब वो पार्ट जो कि उसका थेरेपेटिक बेसिकली इफेक्ट है वो प्रोवाइड करता है। Some drugs such as combination therapies have multiple active ingredients to treat different symptoms or act in different ways. According to Bloomberg ने एक सर्वे दिया था कि 70% जो इंडिया का API है, 70% ऑफ इंडियाज API इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, चाइना के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हम, और API पे हमको थोड़ा सेल्फ सफिशिएंसी बनाने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज इन न्यूज़, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, एंड दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.